हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सरसाइज। हम संदीप कुमार। हम बात करेंगे हिंदी माध्यम के छात्रों की असफलता के कारणों की। 2026 का एग्जाम 24 मई को है और अभी से अगर हम चीज़ों को समझ लें, अभी से इन चीज़ों पे ध्यान दे लें तो आई थिंक हमारा प्रीलिम्स बड़े आराम से क्लियर हो जाएगा। यूपीएससी जो अपनी तरफ से प्रॉब्लम करती है, खासकर लैंग्वेज को लेकर के, सब्जेक्टिव एनालिसिस को लेकर के, उसके अलावा प्रीलिम्स के बाद तुरंत कट ऑफ और मार्कशीट को जारी न करना, ये उनकी अपनी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा अपने आप में सुधार कर लें, थोड़ा सा और समझ लें, तो शायद हमारा सपना पूरा हो सकता है। और हमें अपना सपना ही पूरा करना है, हमें यूपीएससी में जाना है, हमें काम करना है। तो 2026 की जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्हें इन चीज़ों को पता करना पड़ेगा और उन्हें पता होना भी चाहिए कि ऐसे क्या रीजंस हैं जहां पर हिंदी माध्यम का बच्चा असफल हो रहा है, खासकर प्रीलिम्स में। और ये कोई छोटी बात नहीं है। फाइनल में 1000 बच्चों में 40-50 बच्चे हिंदी माध्यम के सिलेक्ट हो रहे हैं, बाकी ज्यादातर बच्चे इंग्लिश माध्यम के। तो अन्य लैंग्वेज से, इंग्लिश के अलावा जो अन्य लैंग्वेज से प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। हमें सब्जेक्ट कैसे तैयार करना है, हमें प्रीलिम्स की अप्रोच क्या रखनी है, हमें मेंस की अप्रोच क्या रखनी है, हमें इंटरव्यू के लिए क्या अप्रोच अपनानी है। अगर ये सारी चीज़ें समझ गए तो यूपीएससी आपके लिए आसान हो जाता है। इंग्लिश मीडियम वाले जिस फंडे पर सबसे पहले काम करते हैं, वो यही सारी चीज़ें हैं, वो इन चीज़ों को ध्यान से समझते हैं। अभी प्रीलिम्स 2025 का रिजल्ट आया और हाय तौबा मची हुई है। एक तो यूपीएससी की तरफ से प्रॉब्लम है, दूसरा स्टूडेंट की अपनी भी कुछ मजबूरियां हैं, है ना। वो कहते हैं कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो वो कारण है। तो क्या ऐसे कारण हैं, क्या हम चीजें नहीं समझ पाते, कैसे हम उनको दूर कर सकते हैं, हम वो सारी चीजें समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले अगर हम अपना सिलेबस देखें तो मोटे तौर पर हमने प्रीलिम्स के लिए 6-7 टॉपिक चूज कर रखे हैं। लेकिन एक्चुअल में हम जब चीजों को करते जाते हैं तो करीब 12-14 सब्जेक्ट निकल के आते हैं। जैसे हिस्ट्री है, सोसाइटी है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस है, आईआर है, इंटरनेशनल रिलेशन, एक्सटर्नल एक्स्ट्रा, ठीक है, जो सोशल जस्टिस, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी, साइंस एंड टेक, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, करंट अफेयर्स, उसके अलावा एथिक्स पेपर, ऐसे, ऑप्शनल सब्जेक्ट सी शेट। तो कुल मिला के अब सी शेट में मैथ आ जाएगा, रीजनिंग आ जाएगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ जाएगा। इतने सारे टॉपिक हैं और हम मात्र अकेले। 2026 आ रहा है ना। मई निकल चुका है, आज 25 जून है। आपके पास मोटे मोटे 10 महीने के आसपास बचे हुए हैं, 11 महीने बचे हुए हैं। आज 25 जून हो गया है। ओके, अब आपको करना ये है कैसे हम उन चीज़ों को दुरुस्त करें। कैसे प्रिपरेशन तो हम कर रहे हैं, हमने एनसीईआरटीज नहीं पढ़ी, हमने बेसिक अपना नहीं क्लियर किया, हमने ये नहीं किया, हमने वो किया। हजारों दुविधाएं हमारे सामने हैं, तो उनको हम कैसे निराकरण करेंगे। जैसे अगर हम हिस्ट्री को लें, हमारा पहला सब्जेक्ट जो पकड़ते हैं, हम हिस्ट्री पकड़ते हैं। अगर हिस्ट्री को लें तो हिस्ट्री के विकास को बच्चे न पढ़ करके सीधे आधुनिक भारत को पढ़ना। हमें क्या करना है, जब भी हम हिस्ट्री को शुरुआत करें, हम सीधे एंशियंट इंडिया से शुरुआत करें, एंशियंट, मिडवल और देन मॉडर्न। अगर हम चीजों को स्टेप वाइज नहीं करेंगे तो चीजें कभी समझ में नहीं आएंगी। हमने बीच बीच से पढ़ लिया, हमने किसी टॉपिक को सिर्फ 12 की एनसीईआरटी पढ़ ली। अरे भाई, एनसीईआरटी पढ़ना बहुत आवश्यक है, चाहे प्रीलिम्स आपको देना हो, चाहे मेंस के आंसर राइटिंग करनी हो। इतना वोकैबुलरी आपको वहां मिल जाएगी, ऐसे ऐसे शब्द मिल जाएंगे जो आपको मेंस के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंस देंगे। ठीक है, परीक्षा की जरूरत नहीं देखते हुए विद्यार्थी मध्य वाले हिस्से को, यानी मध्य भारत वाले हिस्से को ठीक से न पढ़ना। तो और जो तिथि हैं, जो डेट्स हैं, इस डेट में ये हुआ, इंडस वैली सिविलाइजेशन का अगर पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि डिक्लाइन कब कर गई इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो पीक था सिविलाइजेशन का वो कब था, कैसे क्या हुआ। अगर ये सारी चीजें हम नहीं तैयार करेंगे और फैक्ट्स के अलावा, ज्यादातर या तो तिथि पढ़ रहे हैं, फैक्ट्स के अलावा सीक्वेंस को न पढ़ना। हमें एक सीक्वेंस से तैयार करना। जैसे सपोज करो आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, आपने प्राचीन भारत उठाया। अब प्राचीन भारत में हमारा सबसे पहला टॉपिक है पाषाण काल, ठीक है, स्टोन एज। अब स्टोन एज में हम 2-3 पार्टिसिपेशन कर लें, उनको पार्टीशन कर लें, पार्टीशन के हिसाब से प्रिपेयर करें। वो जब प्रिपेयर हो जाए तो सीधे सेकंड इंडस वैली सिविलाइजेशन में आ जाए। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन के
अगर हम भागों में डिवाइड कर लें तो एक वो पीरियड था जब इंडस वैली सिविलाइजेशन शुरू हुआ, फिर मिडिल वे में आए तो पीक पे आ गए इंडस वैली सिविलाइजेशन। जब हम फाइनल में पहुंचते हैं तो इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन कर गई। क्या ऐसे रीजन्स थे, वहाँ का राजनीतिक पुट कैसा था, वहाँ का सोशल ट्रेट कैसा था, है ना, वहाँ महिलाओं की स्थिति के बारे में, वहाँ पर अन्य चीज़ों के बारे में, वो सारी चीज़ें कैसी थी। तो हमें ये समझना पड़ेगा। अगर हम सीधे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद वैदिक काल आ गए, अब हम अलग अलग टॉपिक को अलग अलग हिस्सा करके पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हम दोनों को एक साथ मिला नहीं रहे हैं। और जब एक साथ मिला नहीं रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि हम पढ़ तो रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, एफर्ट भी मार रहे हैं, लेकिन हम चीजें सही से पकड़ नहीं पा रहे हैं। हमें क्या करना है? हमें जब सोशल लाइफ पढ़नी है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो हमें वैदिक काल की सोशल लाइफ से उसको कंपेयर करना है और कंपैरेटिव एनालिसिस कर लेंगे, बिटवीन द लाइन हम चले जाएंगे, तो सब्जेक्ट हमारा बहुत अच्छे प्रकार से तैयार हो जाएगा। एक तो वो, तो सीक्वेंस पढ़ना है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद वैदिक काल, वैदिक काल के दो फेज हैं, ऋग्वैदिक पीरियड, उत्तर वैदिक पीरियड, जो चेंजेस हैं उनको समझना। इसके बाद महाजनपद काल आ जाएगा, दो धर्मों का उदय हो जाएगा। क्या ऐसे रीजन्स थे दो धर्मों का उदय हुआ भारत में? उसके बाद महाजनपद काल में जब आगे विस्तार करेंगे तो देखेंगे कि मगध का उत्कर्ष होता है। जब मगध का उत्कर्ष शुरू हुआ, फिर एक टाइम आया कि मगध पर कई राजवंश आए, कई राजवंश आने के बाद मौर्य अंपायर आया जो लंबे समय तक टिका। उसके बाद मौर्योत्तर काल आया। मौर्योत्तर काल की तिथिक्रम, कौन सा वंश के पहले आया, कौन सा वंश दूसरी बार आया, कौन सा वंश तीसरे नंबर पे आया। देन आगे जब बढ़ेंगे तो वंश इतिहास क्रम में फिर गुप्त पीरियड आ जाएगा। उसी समय जब हम पढ़ेंगे तो दक्षिण भारत के विषय में संगम काल वगैरह पढ़ लेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो एक सीक्वेंस को पढ़ना है। पहली चीज़, जब हम सोसाइटी पढ़ते हैं तो सोसाइटी की ज़्यादातर प्रिपरेशन हमारा हिस्ट्री के साथ हो जाती है, हमारा पॉलिटी के साथ हो जाती है। आगे बात समझ में? जब इनके साथ हो जाती है तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जो करंट अफेयर से मिला करके हम, खासकर आंकड़े, महिलाओं से रिलेटेड, और वो जो समाज के पिछड़े हुए वर्ग हैं, वो जो समाज के हाशिए पर स्थित समुदाय हैं, उनको समझ लेते हैं। देन ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में हम चूज ही नहीं कर पाते हमें क्या पढ़ना है। हमें कक्षा 11 और 12 की एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ना है। अगर इतना कर लिया ना तो ज्योग्राफी का 60-70% पोर्शन आराम से हो जाएगा। आगे बात समझ में? फिर पॉलिटी एंड गवर्नेंस। पॉलिटी को मैं बार बार कहता हूं कि लक्ष्मीकांत एक ऐसी बुक है जहां से पॉलिटी के बहुत अच्छे प्रीलिम्स में सवाल फंस जाते हैं। आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं, आप कुछ खंड छांट लेते हैं। भाई अभी तो प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, अभी आपने टाइम लेना शुरू किया है, आपका प्रीलिम्स 4 बार से रुक रहा है, तो उसका रीजन यही है कि आपने थोड़ा सा और बेहतर करना है और थोड़ा सा बनाना है। तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस लक्ष्मीकांत हो गया। उसके अलावा आप बढ़िया से पढ़ सकते हैं, कक्षा 6 से 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ डालो, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा आपको तैयार हो जाएगा। IR एंड एक्सटर्नल एटसेट्रा वगैरह जो तो IR के लिए आपको देखो, एक तो तपन विश्वाल है, दूसरा मैं बताता हूँ करंट अफेयर्स, इसको पढ़ते रहो। उसके बाद जैसे हमारे साउथ एशिया है ना, हमारे पड़ोसी देशों के बारे में, इनकी बेसिक से बेसिक, इनका शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हमने काम करना शुरू किया, हमारे इंटरेस्ट इन देशों के साथ क्या है, इन देशों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या हैं, यही सारे क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं। अभी इजराइल ईरान वार शुरू हो गया, इनको समझ के पढ़ना है और इनके बेसिक में जाना है। वर्तमान में क्यों ऐसा हो रहा है, क्या ऐसी चीजें हैं, आगे क्या हो सकता है, भारत कैसे इनसे प्रभावित होता है, हमारे भी तो इंटरेस्ट होंगे। तो हमको भारत के संबंध में पढ़ना है, हमें इजराइल पे पीएचडी नहीं करनी, हमें ईरान पे पीएचडी नहीं करनी, हमें मोटे मोटे 4-5 पॉइंट पता हो, उन्हीं को हम इनोमरेट कर लेंगे, उन्हीं को हम एलोबरेट कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा। तो जब भी पढ़ें तो ये मत सोच के पढ़ें कि नहीं हमें इजराइल के संबंध में, इजराइल का विदेश मंत्री, इजराइल में विदेश मंत्री बन के जाना है, इजराइल में हमको, जब राजदूत बन के जाएंगे तब अलग बात है, जब आप राजनयिक होंगे वहां के तब तो अलग बात है, लेकिन अभी तो आपको एग्जाम क्लियर करना है ना। तो इतना हाई पावर में मत जाइए, इसके लिए आप करंट अफेयर्स के साथ साथ थोड़ा सा किसी कोचिंग के नोट्स वगैरह ले लीजिए तो आपका काम हो जाएगा। सोशल जस्टिस, जब हिस्ट्री वगैरह पढ़ेंगे तो वहां पर महिलाओं की स्थिति, बच्चों की स्थिति, बुजुर्गों की स्थिति, समाज के हाशिए पर स्थित समुदायों की स्थिति, उनको पता चलेगी। हमारा समाज जब पढ़ेंगे तो वो पता लग जाएगा, तो उससे रिलेट करके इस पे कर लेना है। इकोनॉमी, अब इकोनॉमी क्या है ना, अब देखो इकोनॉमी पर प्रॉब्लम्स क्या आती हैं। इकोनॉमी से करीब 20-25 क्वेश्चन प्रीलिम्स में, उसके अलावा मेंस के थर्ड पेपर में करीब 100 से
120 नंबर तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये अच्छा खासा बर्डन है। पहली चीज प्रॉब्लम इज कि इकोनॉमी का जो स्टैटिक पोर्शन है और इकोनॉमी का करंट पोर्शन है ये सब बिखरा पड़ा है। बहुत कम टीचर्स हैं, बहुत कम मेंटर्स हैं जो इसको एक साथ कंबाइन करके आपके लिए अवेलेबल कराते हैं। तो जब भी इकोनॉमी पढ़ें तो स्टैटिक पोर्शन के साथ साथ आपको करंट मुद्दों पर भी ध्यान देना है और कंटेम्पररी इशू पे भी ध्यान देना है। सिर्फ आपका स्टैटिक पोर्शन पढ़ने से ही नहीं होगा, सिर्फ आपका करंट अफेयर पढ़ने से भी नहीं होगा। जब तक आप स्टैटिक पोर्शन प्लस करंट अफेयर प्लस आप उसका कंपाइलेशन करेंगे, उसके साथ साथ जो 2-4 साल का जो कंटेम्पररी इशू होगा उसको भी समझ के चलना है। देन आप अच्छे से मेंस की आंसर राइटिंग कर पाएंगे, प्रीलिम्स में अपने क्वेश्चन सही कर पाएंगे। ओके, फिर आता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर 3 जगह के पे देखा गया है। सबसे पहला एग्रीकल्चर आप देखेंगे ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी के अलावा इकोनॉमिक्स में देखेंगे, फिर आप देखेंगे एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी। यही 3 जगह हैं जहां से एग्रीकल्चर ठीक ठाक पूछा जाता है। तो तीनों जगह से अगर तैयार करने का एक बेसिक फायदा ये मिल जाता है, जनरली आप या तो एग्रीकल्चर अलग से पढ़ते हैं या सिर्फ आप यूट्यूब के भरोसे रहते हैं, क्योंकि जनरली एग्रीकल्चर के लिए स्पेशली कोई क्लासेस चलाता नहीं है। यूट्यूब पे थोड़े बहुत चैनल्स हैं जो एग्रीकल्चर को लेकर के काम करते हैं। तो आपको इकोनॉमी की दृष्टि से, आपको एनवायरनमेंट बायोडाइवर्सिटी की दृष्टि से और ज्योग्राफी की दृष्टि से तीनों टाइप से एग्रीकल्चर को तैयार करना है। तो मेरी यही सलाह है कि जब भी आप एग्रीकल्चर को पढ़ें, चाहे ज्योग्राफी में पढ़ें, चाहे इकोनॉमिक्स में पढ़ें, चाहे एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी में पढ़ें, देख लेना और थोड़ा सा साइंस एंड टेक में जो एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट पोर्शन है रिसेंट पीरियड का, उसको भी ध्यान देना है आपको। देन आपका काम हो जाएगा। करीब हर बार देखोगे 5-6 सवाल एग्रीकल्चर पोर्शन से प्रीलिम्स और मेंस में हर जगह पूछे जाते हैं। उसके बाद एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी, चूंकि आईएफएस का एग्जाम, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का एग्जाम एक साथ होता है, तो सिंपल सी बात है, इसका थोड़ा सा बर्डन ज्यादा होगा, तो 16 से 20 सवाल पूछे जाते हैं एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी से। हिंदी माध्यम के बच्चे थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ कर जाते हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या गड़बड़ करने वाला है कि एक तो इसकी लैंग्वेज है, ठीक है, और जो इसकी टर्मिनोलॉजी है टफ टाइप की है, तो बच्चे या तो इस पर ध्यान नहीं देते हैं या बेसिक कहीं शंकर आईएएस से पढ़ लेते हैं, कहीं कुछ, कहीं करंट अफेयर्स। तो पहले तो आपको स्टैटिक पोर्शन कक्षा 12 की बायो की बुक से, उसके अलावा जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो ज्योग्राफी में एक पर्यावरण का एक पर्यावरण कक्षा 9 या 10 की ज्योग्राफी है, उसमें आपको मिल जाएगा पर्यावरण से रिलेट करके, तो वो बेसिक पढ़ लो। उसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं, जैसे आप करंट अफेयर्स है, मैगजीन्स वगैरह में इसके लिए अलग से कटआउट ले सकते हो, वहाँ से इसको प्रिपेयर कर लो। साइंस एंड टेक में बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी और जो टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन है खासकर बायो का, अब जैसे बहुत सारी दवाएं बनने लगी हैं, चाहे जेनेरिक मेडिसिन हो, चाहे टीके हों या फिर वैक्सीन्स हों, इनसे रिलेट करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन पर ध्यान देना है। डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन, तो आपदा प्रबंधन कोई बहुत बड़ी स्पेशलाइज्ड चीज़ नहीं है। आप ज्वालामुखी, भूकंप, सुनामी, ये सारी चीज़ें आप ज्योग्राफी में पढ़ते ही हो। डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन के लिए थोड़ा सा अलग से तैयार कर लो। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, उसको ध्यान दे लो। करंट आपको जरूर पढ़ना है सारे सब्जेक्टों का, हिस्ट्री से भी कुछ करंट के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो करंट का ये बर्डन है, 20-25 क्वेश्चन का बर्डन है। कभी पूछे जाते हैं, कभी नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन मेंस में जब आप मेंस में देखेंगे तो लगभग 50% का बर्डन, आपको 50 से 60% का बर्डन मिल जाता है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी फिर आता है आपको एथिक्स। एथिक्स में आपको क्या करना है, जनरली कोई एक बुक ले लो या कोई एक नोट्स ले लो, उसी से प्रिपेयर करो। ऐसे के लिए कुछ भी नहीं है, आपको प्रैक्टिस करनी है। आप 10-20-50 ऐसे पढ़िए, आपका हो जाएगा। फिर आपका है ऑप्शनल सब्जेक्ट। भाई ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपको बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए, बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट में अगर 280 से 320 नंबर के बीच में आप गेन नहीं कर रहे हैं तो आपका जीएस चाहे जितना अच्छा कर ले, 300-350 नंबर से ऊपर नहीं आने। हिंदी माध्यम में बहुत खींच खांच के करेंगे तो 400 टच करेगा आंकड़ा, बहुत मुश्किल में। ऑप्शनल सब्जेक्ट ऐसा है जहां पर आपको अच्छा स्कोर गेन करा सकता है। जैसे हिंदी माध्यम का बच्चा जब मेंस लिखेगा ना, तो जीएस फर्स्ट पेपर उसे बहुत अच्छा करना होगा और एथिक्स पेपर उसे बहुत अच्छा करना पड़ेगा। तीसरा है ऐसे, चौथा है ऑप्शनल सब्जेक्ट के दोनों पेपर।
बहुत ध्यान से करने होंगे। तो आपका ऑप्शनल हिंदी है, हिंदी साहित्य है, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है, आप उसको कैसे तैयार किया है, ये ज़्यादा है। उसके बाद जो सबसे बड़ा हिंदी माध्यम के लिए टर्निंग पॉइंट है वो सीसेट पेपर है, कोई माने अथवा ना माने। अब सीसेट पेपर में क्या होता है कि हम इसको ध्यान ही नहीं देते हैं। अब हिंदी माध्यम के बच्चे क्या करते हैं, हिंदी माध्यम के स्टैटिक हिस्से का विषय व्यवस्थित रूप से नहीं पढ़ते हैं। स्टैटिक यानी बेसिक को आप क्लियर ठीक से नहीं पढ़ते हैं, आपको भौतिक जानकारी का अभाव होता है, विषयों को जोड़ कर न पढ़ना, है ना, वो ध्यान नहीं देते हैं, सामाजिक घटनाओं की पूर्ण जानकारी न होना, तथ्यपरक और आधारभूत। तो यहां तक बात समझ में आई कि हम क्या करते हैं कि हम विषयों को जोड़कर पढ़ते ही नहीं है। अभी मैंने कहा ज्योग्राफी जब एग्रीकल्चर पोर्शन जब भी पढ़ना तो 3 चीजों से मिला करके पढ़ना। पहला ज्योग्राफी, दूसरा बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरनमेंट, चौथा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में जनरली आंकड़ा रिलेटेड है, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में उसका यूज हो सकता है, और कितना उत्पादन हुआ, क्या उत्पादन हुआ, किन चीज़ों का उत्पादन घटा, इकोनॉमी में ये पढ़ते हैं हम। जब ज्योग्राफी में पढ़ेंगे तो मिट्टी, एग्रीकल्चर, कौन सी फसल कहाँ होती है, कितना टेम्परेचर चाहिए, कितनी उसको वर्षा चाहिए, इस तरह की चीज़ें पढ़ते हैं। जब इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी में आते हैं तो उसको उस लिहाज से पढ़ते हैं कि इन्वायरमेंट में क्या सही है, क्या सही गलत है, मिट्टी में क्या दिक्कतें आ रही हैं, उसके लिए क्या किया जा सकता है, और इकोलॉजी। तो ये सारी चीज़ें क्या है ना, विषय को जोड़ के पढ़ोगे तभी समझ में आएगी। दूसरा करंट अफेयर्स की पूर्ण जानकारी ना होना। अभी बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जिनको ईरान और इजराइल के विषय में ज़्यादा जानकारी नहीं होगी। इनके युद्ध से दोनों देशों में हम किसी एक का पक्ष लेंगे तो हमें क्या दिक्कत आ जाएगी, रसिया यूक्रेन वार, अमेरिका की नीतियों के बारे में, दक्षिण एशिया, है ना, मिडिल ईस्ट के बारे में भारत की क्या अप्रोच है, लुक ईस्ट पॉलिसी भारत में क्या महत्व रखती है, तो ये सारी जानकारी नहीं है और यही आपको बैक करती हैं। तथ्यपरक और आधारभूत आंकड़ों को न समझना, ठीक है, जो तार्किक हैं, रीजनेबल हैं, और जो बेसिक आंकड़े हैं उनको तो समझ में आना ही चाहिए। अध्ययन के समय फ्लो चार्ट का यूज न करना या कम करना। हम जब भी पढ़ाई करते हैं तो हम कोई भी नोट्स वगैरह प्रिपेयर ही नहीं करते हैं, जबकि हमें ये चाहिए कि जैसे मान लिया हम बुक पढ़ रहे हैं, बुक पढ़ते समय हमें साइड में एक नोटबुक रखनी है जिसपे हमें क्या करते हैं, नोट बनाते जाना है छोटे छोटे। मान लिया 10 पेज पढ़े तो कम से कम 1.5 पेज के नोट्स तैयार कर लो। मोटी मोटी जो जानकारी है जो आपकी इंपॉर्टेंस रखती है उसको तैयार करोगे तभी आपका काम हो पाएगा। एक तो ये बात हो जाती है। उसके बाद सीसेट में क्या प्रॉब्लम आती है,